हाँ भाई नमस्कार। अपने कारक चल रहे थे, दो तीन छोटी मोटी जिज्ञासाएं हैं, देख लो। हाँ भाई, और एक और था, वो लिख के गलत दिया है, शब्द मैंने लिखाया हुआ है। दैहिक कैसे बना हुआ है? देह में एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। क्लियर? सुता को स्त्री बोधक क्यों माना? क्योंकि सुत मतलब क्या होता है? पुत्र होता है, और सुता मतलब क्या होता है? पुत्री होता है। लिखाया था। हाँ, सवाल ये था कि क्यों माना, तो सुत मन पुत्र होता है, सुता मन पुत्री होता है। मथानी करण बोधक तदित प्रत्यय का उदाहरण है, सॉरी कृत प्रत्यय का उदाहरण है। कर्ण कृत का। मथानी का मतलब होता है जो दही मथने का साधन होता है। मथानी होती ना, जो अपने गांव में तो जहरना होता है, एक अभी स्टील के और आते हैं, हाँ, तो वही होती है बिलोने के लिए दही, वो मथनी होती है, जो मथानी या मथनी कहते हैं। परामर्श में प्रत्यय नहीं है, इसमें परा उपसर्ग लगा हुआ है। पराधन मर्श प्रामाणिक शब्द होता है, प्रमाणिक गलत है, प्रामाणिक होता है। प्रमाण में एक प्रत्यय है। हाँ, ये लिखाए थे और इस पर बात भी हुई थी जब प्रशासनिक वगैरह करवा रहा था तब। हाँ, हमने कारक शुरू किए थे लगभग, और बेसिक बातें हमने सीखी थी, उदाहरण और ये तथ्य लिखे थे। ठीक है, अब अपन शुरुआत करेंगे विधिवत रूप से एक एक कारक को लेकर के, और आज की क्लास में लगभग कारक आराम से पूरा हो जाएगा, और उम्मीद है कि अंतिम 15, 20, 25 मिनट अपन नया बिंदु भी पढ़ेंगे। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, आज की जो कारक की कक्षा रहेगी, अगर कारक के 5 सवाल आते हैं तो तुम लिख के ले जाओ 4 सवाल आज की कक्षा से ही आएंगे, क्योंकि सारी बातें यहीं से सीख के चलनी है, ये याद रखिएगा। तो नंबर 1 बात सुनिएगा, कर्ता कारक से। एक प्रचलन है पेपर के अंदर जो सवालों का, वो अभी के कुछ एग्जाम्स में शुरू हुआ है, वो है कथन कारण का सवाल। कथन कारण का मतलब क्या है? वो ये लिख के दे देता कि ये कथन सही है या ये कथन गलत है। अब आपसे मैंने पूछ लिया कि क्या कर्ता कारक के साथ में ने आने पर आपके कर्ता कारक माना जाएगा? क्या कर्ता विभक्ति रहित आए तो कर्ता कारक माना जाएगा? क्या कर्ता के साथ में से या के द्वारा का प्रयोग कर सकते हैं? और क्या कर्ता के साथ में को कारक चिन्ह लगा करके कर्ता कारक की परिभाषा दे सकते हैं? चारों में से सही कथन कौन सा है? चारों ही सही है। अच्छा, चारों सही किस किस को लग रहे हैं? अच्छा, 2 विद्यार्थी ऐसे कह रहे चारों सही है, 3 बिल्कुल चारों ही कथन सही है। और ये आते ही हम एग्जाम हॉल में खत्म हो जाते हैं। क्यों? अपने को लगता है कि कर्ता के साथ ने आ सकता है, कर्ता बिना कारक चिन्ह के आ सकता है, लेकिन ये तो दोनों ही गलत है। और इस सवाल का एक नया पैटर्न देखा था, जो सेट का एग्जाम हुआ था, उसमें जो फर्स्ट पेपर था, उसके तुम किसी पेपर को उठा के देखना, उसने ऊपर कथन दिए और नीचे असत्य सत्य चुनने को कहा, उसने सीधा नहीं कहा। उसने कहा गलत कौन सा, पहला तीसरा, तीसरा दूसरा, पहला दूसरा तीसरा और पहला। ऐसे में सीधा अब सदा पूछे तो अपन खत्म नहीं होता, अपन वहां पर खत्म हो जाते, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। तो ध्यान रखना, कर्ता कारक के साथ ने आता है, ये तो एक सामान्य बात है। कर्ता विभक्ति के बिना भी आता है, कर्ता के साथ से और के द्वारा का प्रयोग भी होता है, और कर्ता के साथ किसका प्रयोग होता है? को का प्रयोग भी होता है, ध्यान रखिएगा। नंबर 1 बात सुने उदाहरण से। जैसे आपने कहा राम ने पत्र लिखा, ठीक है, किसका प्रयोग है? ने का। राम सोता है, किसका प्रयोग हुआ है? किसी का प्रयोग नहीं हुआ है, अर्थात विभक्ति के बिना आया है, यानी विभक्ति चिन्ह से रहित है। तीसरा,
राम के द्वारा सोया जाता है। हाँ, कुछ भी क्रिया लगा सकते हो, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। राम के द्वारा सोया जाता है, तो राम को साधन बना दिया, क्या हुआ? के द्वारा। फिर क्या है? को। राम को बुलाओ, किसका प्रयोग है? को का। किसके अर्थ में? कर्ता के अर्थ में। तो ये तो दिमाग से ही निकाल लो। मैंने कल भी कहा था कि यहां इस बात को लेकर के समझ के चलना है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये कारक चिन्ह है वो उसी में व्यवहार करेगा। ये देख लो आप, कर्ता, ने, कर्म, को, करण, से, लेकिन सभी में कौन सा कारक आता है? कर्ता कारक। तो चिन्ह से प्रभावित होना कोई अनिवार्य नहीं है, यह बात याद रखिएगा। बात कर्ता के संदर्भ में इतनी सी कहानी आपको याद रखनी है कि कर्ता के साथ में ने कारक चिन्ह भी आता है, कर्ता रहित भी रहता है। किससे रहित रहता है? तो आपको सिखाना उससे विभक्ति, विभक्ति चिन्ह से क्या रहता है? रहित रहता है। तो इसको पूरा कर लेते हैं, ये आपको याद रखना है। विभक्ति चिन्ह से रहित भी रहता है, ये याद रखिएगा। और कर्ता के साथ से के द्वारा भी आता है और कर्ता के साथ को भी आता है। ये बात अच्छे से लेकर के याद होनी चाहिए। कर्ता में बाकी कोई बात याद नहीं रखनी है। बाकी एक कथन मैं कल बता चुका हूं, वो मैं आपको यहां लिखा देता हूं। क्या है वो सुनिएगा। कर्ता के साथ ने का प्रयोग केवल भूतकाल में, केवल किस में होता है? भूतकाल में। यह बात हमारे पहले भी हो चुकी थी, यह याद रखिएगा। और बता दूं, अपूर्ण भूतकाल में ने का प्रयोग नहीं होता है। इसके ठीक बाद में काल टॉपिक ही लेने वाला हूं, तो आपको वहां पर बता दूंगा। अपूर्ण भूतकाल का जो वाक्य बनेगा उसमें कभी भी क्या नहीं होता है? ने का प्रयोग नहीं होता। बाकी 5 जो भूत आते हैं उन 5 भूतों के साथ कौन जाता है? ने जाता है। तो ये कर्ता की तो सामान्य बात है, तो यहां से तुमसे पूछी जा सकती है कि भी ऐसा होने पर ऐसा होता है कि नहीं होता है, ये याद रखिएगा। तो ये तो है छोटी सी बात किसकी? कर्ता की। अब अपन चलते हैं आपके कारक चिन्ह नंबर 2। बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि कहानी वास्तविक यहीं से शुरू होती है। कर्म। कर्म की बात करता हूं तो एक बात आपसे अगर एग्जाम में पूछे, 2 कथन सुन लो। एक आपसे अगर एग्जामिनर यह कहता है कि क्रिया का आधार माना जाता है, अगर ये पूछ ले, और एक ये कहे कि क्रिया के सबसे निकट माना जाता है, ये 2 अलग अलग बातें हैं। समझना इस बात को। क्रिया का आधार मैंने लिखा रखा है, आपको मैंने नहीं लिखा है तो मैंने चलते चलते बोला है। क्रिया का आधार तो मानते हैं अधिकरण को। आप वापस उस देख लेना सारणी के अंदर जो मैंने पहले लिखाई थी व्याख्या, उसमें क्रिया का आधार, आधार बोले तो क्रिया का स्थान, क्रिया का काल, ये ध्यान रखिएगा किस में आता है? अधिकरण में आता है। और अगर ये कहे कि क्रिया के सबसे निकट कौन है, तो कर्म सबसे निकट है। क्रिया के सबसे निकट कौन है? कर्म। निकट का मतलब क्या है? जिसकी चाह भावात्मक रूप से सबसे अधिक कौन रखता है? क्रिया रखता है। अब सुनो कैसे। एक वाक्य आता है, उसमें क्या आता है? कर्ता, और सामान्य रूप से एक वाक्य में क्या आती है? क्रिया। अगर इनके बीच कोई आएगा तो वो कौन आता है? कर्म आता है। इसलिए क्रिया के ये क्या माना जाता है? निकट। और आधार का सवाल 3rd ग्रेड के अंदर पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। 2012 के अंदर जिला परिषद की भर्ती हुई थी, उसमें सवाल आया था कि क्रिया का आधार माना जाता है। अब पहली बात तो बच्चे खत्म हो गए, क्योंकि ये सवाल इस तरह के पहली बार ही आए थे। तो क्रिया का आधार माना जाता, बच्चे सोच रहे क्रिया का आधार माने किसको? तो वहां पर कर्म सही था, सॉरी माफ कीजिएगा, अधिकरण सही था, ध्यान रखिएगा। और सन्निकट कौन सा माना जाता? कर्म। लेकिन कर्म इससे काम नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, केवल इससे काम नहीं होगा। अब सुने अच्छे से, कुछ बातें पढ़ रखिए, कुछ नहीं बताता हूं। क्रिया का निकटतम कर्म होता है, तम मतलब सबसे होता है। नंबर 1 बात, कर्म के साथ कौन सी विभक्ति आती है? कर्म का किससे है? को विभक्ति चिन्ह है, ये याद रखिएगा। ये तो है सामान्य बातें जो तुम्हें पहले से पता है। अब यहां से कुछ आपको विशिष्ट सीखना है। अब आप कहोगे विशिष्ट क्या सीखें?
तो सुनना अच्छे से। नंबर 1, यदि वाक्य में दोनों और चारों ओर की और का प्रयोग हो तो कर्म कारक होता है। बात निकल गई वहां से बाहर? कैसे देखिएगा। अब मैं एक वाक्य देता हूं, अच्छे से लेके देखिएगा, कर्म कहीं नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम वहां से निकलेंगे, ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने कहा सड़क के दोनों ओर पानी है। अब यहां पर अगर तुम सीधे जाते हो बिना किसी नियम विशेष के, अरे भाई अपलोड हो जाएंगे ना, मथनी होता है, मथानी इन्होंने लिख के दिया था जिसको मैंने लिया है। हाँ, अब सुनो, यदि वाक्य में दोनों और चारों और की ओर का प्रयोग होता है तो कर्म कारक होता है। बात नंबर 1। अब अगर तुम कारक चिन्ह के भरोसे बैठे रहो तो इसके अंदर है संबंध कारक। कौन है? सड़क के। अब एक बात बताओ, मैं आपको यह भी समझाऊंगा, ऐसे सीधा कथन नहीं लिखाऊंगा, इसमें संबंध है कि नहीं है वो क्लियर करो। अब देखो, मैं एक संबंध का वाक्य दे रहा हूं, अच्छे से लेके देखिएगा। वह राम का भाई है। यहां क्या है? कहां है? वे, या यूं कहे तीसरे परिचय में, आप राम के पिता है। अब सुनना, यहां पर क्या है? यहां पर क्या है? इस के की बात करूं तो ये पिता और राम को क्या कर रहा है? संबंध बता रहा है। अब बताओ, क्या के सड़क दोनों और किसी का कोई पानी का संबंध बता रहा है क्या? नहीं बता रहा है। तो हर जगह का के की आ जाना, रा रे री आ जाना, ना ने नी आ जाना संबंध की स्थिति नहीं है। संबंध का मतलब है कि उन दो के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए, दोनों के बीच में जुड़ाव कहीं दिखाई देना चाहिए। जुड़ाव भी प्रत्यक्ष होना चाहिए। प्रत्यक्ष मतलब सीधा, केवल उसी के साथ बात करता हो। ध्यान, मेरे पास घड़ी है, मेरी घड़ी है, फर्क है, ध्यान रखना है। मेरी मतलब संबंध है, मेरे पास, ये ध्यान रखिएगा, वो समूचे में चला जाता है, हाँ सॉरी, अविकारी के अंदर चला जाता है, तो ये ध्यान रखना है। तो के और लिखा है तो इसका मतलब के से तुम प्रभावित नहीं होगे, ये ध्यान रखिएगा। और देखें, आपने लिखा घर के चारों ओर वृक्ष है, या आपने लिखा पिताजी विद्यालय की ओर जा रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, क्या कर रहे हैं? विद्यालय की ओर जा रहे हैं। तो की ओर में ध्यान रखना, जब भी तुम्हें लगे, अभी तो नहीं महसूस होता, अभी तो लिखा रहा हूं, तुम इसको सुन रहे हो, लेकिन घर बैठोगे जब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि यार के जो है वो तो संबंध में है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि संबंध है कि नहीं है? तो तुम्हें यह देखना है कि क्या ये की, का, के कुछ भी आया है, क्या ये आपस में इन दोनों को जोड़ रहा है या फिर एक सामान्य वाक्य के फ्लो में आया है। अगर सामान्य फ्लो में आता है तो वो कभी भी संबंध कारक नहीं होगा, ये याद रखिएगा। तो अच्छे से याद रखे साथियों, यदि वाक्य में दोनों और, चारों ओर और की ओर का प्रयोग हो तो कौन सा कारक होता है? कर्म कारक। और ऐसे ही कथन आते हैं एग्जाम हॉल में जो अपने को वहां पर बढ़िया से पेटते हैं। वो पूछेगा असंगत कौन सा है और ये चिपका के दे देगा, तो अपने को लगेगा कि ये तो असंगत है नहीं, इसके आगे संबंध लिखा, अपना काम खल्लास हो गया। और देखो, हां, कर्म की बात करें तो दूसरी बात सुनिएगा। यदि वाक्य में वार या तिथि का बोध हो,
समय की बात कर रहा हूं। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको समेट लेते हैं। समेटने का तात्पर्य किससे है, वो क्या करते हैं, टाइम को एक जगह बांध देते हैं कि कहीं पर भी समय आता वहां एक ही कारक होगा, नहीं होगा। कोई चीज किसी समय से प्रारंभ की जाती है तब अलग कारक पढ़ाया जाएगा, कोई समय की ड्यूरेशन अवधि दी जाती है तब अलग कारक पढ़ाया जाएगा, और कहीं पर वार और तिथि का बोध होता तब अलग कारक पढ़ाया जाता है। तो अगर कोई वार दे, कोई तिथि दे, तब हमेशा कौन सा कारक होगा, कर्म कारक होगा। बोध हो तो कौन सा कारक, कर्म कारक होगा, यह याद रखिएगा। हां भाई, यदि वाक्य में वार तिथि का बोध हो, जैसे सीता सोमवार को जयपुर जाएगी, या आपने लिखा आकाश पूर्णिमा को आएगा। तिथि का मतलब तारीख भी हो या इसी की बात कर सकते हैं, तो भी आपके कौन सा होता है, सीधा सा लेके याद रखिएगा, कर्म होता है। क्या होता है, कर्म होता है। यह बात सीधी सीधी याद रखनी है। वापस सुन लो, वाक्य में मैंने केवल इतना लिखा है, वार या तिथि। अब इसको आपसे निवेदन है, इसमें कन्वर्ट मत करना, क्योंकि बहुत सारी जगह यह लिखा हुआ है कि यदि समय बोध होता है तो वहां पर क्या हो जाता है, कर्म कारक हो जाता। गलत है। हालांकि ये तो समय बोध है, सोमवार एक तरह से समय का बोध करवा रहा है, पूर्णिमा समय का बोध करवा रहा है, लेकिन कर्म नहीं होगा। समय बोध करवाने में यह शब्द बहुत ही ज्यादा विस्तृत है। अब मैं कह दूं कि मोहन 4 दिनों से रो रहा है, यह भी तो समय बोध है, लेकिन अवधि कहीं और पढ़ाऊंगा आपको। मैंने कहा कि क्लासें मंगलवार से शुरू होगी, तो किसी कार्य को नए सिरे से आरंभ करना, कोई अलग कारक पढ़ाया जाएगा। तो आप कभी भी ये ध्यान रखना है, एक जगह समय को जो है खत्म मत कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात सुनिएगा, कथन कारण के लिए लिखा रहा हूं, ये कथन तो ध्यान रखिएगा। आपको याद होना चाहिए, कर्म कारक के विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग प्राणीवाचक हेतु होता है। यह ध्यान रखना, यह कथन आता है एग्जाम में। अरे द्विकर्मक याद करो, कितने कर्म आते थे, 2 आते थे। एक कौन सा था, प्रधान कर्म, और एक कौन सा था, गौण कर्म। गौण कर्म हमेशा क्या था, सजीव था। प्रधान कर्म क्या था, निर्जीव था। तो आपने याद, अच्छे से याद करो, आपने पढ़ा था कि इसके साथ हमेशा ही किसका प्रयोग होता था, को का। उदाहरण लिखाया था, सलमान ने कैटरीना को पत्र लिखा, यह याद रखिएगा। हाँ, तो ये अच्छे से लेके याद रखना है। तो वहां पर जो गौण कर्म आता है वो प्राणीवाचक होता है, प्राणीवाचक के साथ में हमेशा ही किसका प्रयोग होता है, को का। ये कथन अच्छे से लेके याद रखिएगा। तो वापस सुनो, कर्म की छोटी सी कहानी है, छोटी छोटी बातें कारक में भूलना नहीं है, मिसमैच नहीं होना चाहिए, ये याद रखिएगा। ये तो खैर बात हमने संबंध की थी, इसको बाहर निकालो। क्रिया का निकटतम कर्म होता है, कर्म का विभक्ति चिन्ह को आता है। यदि वाक्य में दोनों और, चारों और, की और का प्रयोग होता तो कौन सा कारक है, कर्म कारक है। अगर वाक्य में कहीं पर भी क्या दिया जाए, वार या तिथि दी जाए, अब वो अमावस्या लिख सकता है, पूर्णिमा लिख सकता है, तारीख लिख सकता है, ये याद रहे। अवधि नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। देखो, वो पूर्णिमा को आएगा, और अगर इसी जगह पूर्णिमा से मैंने ड्यूरेशन बना दी तो नहीं आएगा। यहां पर पहले क्लियर कर दूं, वह सोमवार से रो रहा है, यहां नहीं आएगा। क्यों, सोमवार से आज तक समय की क्या दे दी आपने, अवधि दे दी। मैं फिर से वापस दोहरा देता हूं, क्योंकि तुम एक नियम को एक जगह ले लेते हो और उसके बाद में एग्जाम हॉल में कुछ आता है, फिर मास्टर को दोषी ठहरा देते हो आप लोग। अगर मैं कहूं कि वह सोमवार से रो रहा है, इसका मतलब सोमवार से आज तक रो रहा है, इसका मतलब उसने समय की क्या दी है, अवधि दी है। क्या दी है, समय की
अवधि दी है, यह ध्यान रखिएगा। अगर मैं कह दूं कि हिंदी की कक्षाएं सोमवार से शुरू होगी तो भी यहां नहीं आएगा। यह अवधि नहीं है, यह कार्य का प्रारंभ है। और जब नई चीज प्रारंभ होती है तो अपादान में आता है। किस में आता है? अपादान में। अरे भाई कुछ नया प्रारंभ करेंगे तो पहले से अलग होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, सीधी सी बात है। तो वो कौन सा होता है? अपादान होता है। ध्यान रखिएगा। तो ये रट मत लेना कि सोमवार मंगलवार आ गया या पूर्णिमा अमावस्या या तिथि दे दी तो हम लोग एक ही जगह कर लेंगे। नहीं, सोमवार का एग्जैक्ट टाइम ऐसे दे तो है कर्म कारक, अवधि में दे तो आपके अलग है, और आपके नए सिरे से शुरू करने को दे तो आपके क्या रहेगा? वो भी अलग रहेगा। ये थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद में आपके एक छोटा सा आता है कारक, उसको ले लेते हैं, फिर बाकी वाले एक साथ ले लेंगे। तीसरा आता है करण कारक, और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका कारक चिन्ह और अपादान का कारक चिन्ह क्या है? से है। और ये बच्चों याद रखना है कि अगर ध्यान रखिएगा आपका से या के द्वारा किस अर्थ में आए? साधन, तो है क्या? करण कारक। और अगर यही से अलग करने के लिए आ जाए तो क्या है? अपादान। यह ध्यान रखना है। तो करण कारक की बात करें तो सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, सुने अच्छे से लेकर के कि कर्ण तुमसे क्या कहता है। नंबर एक बात, सामान्य कथन तुम्हें पता है। नंबर एक बात, किसी भी संकेत से पहचान बताते हो तो कर्ण कारक होगा। कथन हवाई नहीं लगी, मुझे पता है, मैं उदाहरण लिखूंगा तब समझ में आ जाएगा। इसको छोड़ दो, कथन को, इस कथन को छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए। आप सड़क के किनारे खड़े हो, आपने देखा सामने से एक सफेद कमीज पहने हुए, ऊपर एक काला कोट डाला हुआ है, काले जूते हैं और काली पैंट पहनी हुई है, यहां हल्का सा फीत लगा हुआ है। अगर आपसे पूछ ले कि वो पेशे से क्या है? क्या है? वकील है। मतलब अपन एक अनुमान यही लगाते हैं। ये तो अभी अपन बड़े हो गए, अब इधर उधर आने चालू हो गए। बाकी कभी कभार कोई मतलब घर से या कोई रिश्तेदार हॉस्पिटल में एडमिट होता था तो हम कभी जाते थे, ये मेरा निजी एक अनुभव है, शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। ये जो नर्स इत्यादि घूमते हैं, हम इनको ही डॉक्टर मानते थे। अब पता है कि इनकी क्या स्थिति है ना। गांव से कोई आता है ना, कभी हॉस्पिटल जाओ तब देखा करो, गांव के कोई बुजुर्ग महिला पुरुष बैठे होते हैं, सबसे ज्यादा उनको वहां कोई इज्जत देता ना वो गांव वाले देते हैं। वो क्यों? मेन डॉक्टर तो मिलते ही नहीं है, मुख्य डॉक्टर से तो कभी मामला बैठता ही, तो उनको ही डॉक्टर मानते हैं। और फिर उनके तेवर देखो, कई बार ऐसा होता है। और कई बार किसी के साथ तबीयत खुद की सही होती है, किसी के साथ जाते हैं तब ये चीजें अच्छी लगती है, बाकी खुद मर रहे होते हैं तब कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो उनसे ऐसी कई बार कोइंसिडेंस में समझाया हुआ भी है मेरे तो बैठ करके कि यार आपको ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो कैसे करें? तो मतलब कहना ही नहीं चाहिए इनको। हाँ, पुलिस वालों से भी ज्यादा खतरनाक व्यवहार होता है इनका। पुलिस वाले तो फिर भी सुनते हैं। एक बार तो गाड़ी रुका लो, उनको कहेंगे रुको 1 मिनट स्टाफ से, तो वो सुनेंगे, वो नहीं सुनते हैं। पर्ची वर्ची कभी कटाते ना, वहां देखा करो तुम लोग, वो बातें कर रहे हैं ना तो कर रहे हैं, तुम मरो वहां पर। कई जगह ऐसी स्थिति आती है। अब आपने कहा वो वकील है, अब सुनिएगा, एक आदमी खड़ा है ऐसे सामान्य पैंट पहना हुआ, एक लाइनिंग वाली शर्ट पहनी हुई है, 2 पेन डाले हुए, एक लाल है एक ब्लू कलर का है। कौन है? मास्टर है। एक आदमी आ रहा है, कान में बड़े बड़े कमंडलू पहने हुए हैं और यहां तिलक लगाया हुआ है। क्या हो सकता है? साधु हो सकता है। इसका मतलब यही बात कर रहा हूं, किसी भी संकेत से पहचान बताते हो तो कर्ण कारक है। वह वस्त्रों से डॉक्टर लग रहा है, वह कमंडलू देख के साधु लगता है, बड़ी हुई जटाएं देख करके वह साधु लगता है। तो जब भी किसी सांकेतिक स्थिति में हम किसी की पहचान बता दे, उसकी बातों से वो ईमानदार लगा,
उसके व्यवहार से वो चोर लगा। तो जो किसी के माध्यम से यदि तुम पहचान बताते हो तो उस स्थिति में आपके हमेशा कौन सा होगा, करण कारक होगा। ये याद रखना है। चाहे वो वस्तु की दे, व्यक्ति की दे, व्यक्ति के मतलब वस्त्रों की दे, बोली की दे, जाति की दे, किसी की पहचान देता हो, वो अपने आप में क्या होता है, करण कारक होता है। याद रखिएगा। दूसरी बात, यदि अंग विकलांगता हो, विकलांगता हो तो करण कारक होगा। अब इसमें तुम्हें कंफ्यूज कर देते हैं। इसमें अंग विकलांगता आते ही क्या होता है, अपने दिमाग में यह आता है यार अंग की विकलांगता है तो अपादान हो जाना चाहिए। नहीं, अपादान नहीं होगा, करण कारक होगा। जैसे आपने किसी को कहा कि वह पैरों से लंगड़ा है, तो अंग की क्या है, विकलांगता है। और याद रखना यह वाक्य शुद्धि में आया हुआ है, आदमी कभी हाथों से जो है लंगड़ा नहीं हो सकता। हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। हाथों से टोटा होता, टोटा समझते हो, हाँ ध्यान रखिएगा। हाँ, आंखों से अंधा अपादान में। अंग विकलांगता का मतलब है कि कुछ है कुछ नहीं है, पूरा विक्षिप्त नहीं हुआ है, यह ध्यान रखना है। अगर आंख से अंधा है तो 10 बार रटा चुका हूं, अपादान होगा। कहां लिखाया था, समास में। अगर वो आंख से काना है तो करण कारक है, ध्यान रखिएगा। सिर से गंजा है तो करण कारक है। सिर से गंजा होता, बालों से नहीं होता है। कई बार बच्चे छाप देते बालों से गंजा है, तो बाल है तो फिर गंजा कैसे हुआ, बिल्कुल ध्यान रखना है, वो सिर से गंजा। तो अंग की विकलांगता, और ध्यान रखिएगा ये विकलांग शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिएगा, विकल धन अंग दीर्घ संधि है, और विकल है जो अंग कर्मधारय समास है। ये याद रखिएगा, ये अच्छे से लेके याद रखना है। बाकी मैंने अपंग अपांग आपको पढ़ा रखे हैं संधि के अंदर। हाँ, तीसरी बात, यदि वाक्य में सात का भाव हो, तो करण कारक होगा। अगर तुम्हें समास याद है तो ये चीजें सब करवाई हुई है, बस ऐसे नहीं लिखाया था, वहां समास के लक्षणों से लिखाया था। मैंने आपको क्या कहा था, करण कारक में जब मैंने आपको प्रेमान धर्मान मोहन शब्द पढ़ाए थे, तब मैंने क्या कहा था, भाई आपके पास में है तभी आप अंध की स्थिति में हो, और पास में है इसका मतलब किसका भाव है, साथ का भाव। तो कोई भी चीज साथ में आती जाती रहती बैठती उठती कुछ भी ऐसी स्थिति होती है तो वो हमेशा कौन सा होता, करण कारक। आपने कहा सीता अपने पिता के साथ जा रही है, करण कारक है। अब इसमें कर्ण कारक का चिन्ह दिख रहा है कहीं पर, सीता अपने पिता के साथ जा रही है, कर्ण कहीं नहीं दिख रहा है। इसमें 99% बच्चे संबंध ठोक के आते हैं कि सीता अपने पिता के साथ, अपने ना ने नी, अपने के साथ में, लेकिन सात का भाव आते ही 100% कारक कौन सा होता है, कर्ण होता है। याद रखिएगा। आपने कहा मंडोर एक्सप्रेस जम्मू तवी के साथ आती है, कर्ण कारक है, ध्यान रखिएगा। वह बस के साथ दौड़ता है, कर्ण कारक है, यह याद रखिएगा। कौन सा है, कर्ण कारक है। तो साथ का भाव किसी का, दोनों साथ साथ जाते हैं, कर्ण कारक है। वो दोनों साथ मर गए, कर्ण कारक है, ध्यान रखिएगा। अब चौथा कथन सुनना, और यहां से आपको एक और जगह जोड़ता हूं, कल पूछा था उसी का कथन है। यदि वाक्य में समानता का भाव हो, किसका भाव हो, समानता का भाव हो, तो कर्ण कारक होगा। अब सुनो समानता क्या होती है। एक होती है समानता, एक होती है तुलना। एक ही एक फर्क है, वापस सोच लेना। समानता और तुलना फर्क है या नहीं है, फर्क है पक्का। सुनो, समानता आएगी तो होगा कर्ण कारक, और तुलना आएगी तो होगा अपादान। भाई तुलना कब की जाती है, जब दो के बीच में भिन्नता होती है, अलगाव होता है। अगर मेरे पास दो ही पेन है, दोनों एक जैसे हैं, समानता होगी, एक ही जैसा है।
अगर मैं तुलना करूंगा मतलब भिन्नता है। भाई लिखने के दोनों सिंबल दोनों तरफ से लिखता हूं, लेकिन लिखते समय मैंने कहा इस सिरे की बजाय इस सिरे से लिखूं तो अच्छा लिखा जाता है, तो अच्छा लिखा जाता है, इसका मतलब क्या किए? तुलना किए। तो तुलना तो होगा अपादान। याद करो अच्छे से लेकर के, विशेषण की कौन सी अवस्था? उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में कौन सा? अपादान। कौन सा होगा? अपादान। अब सुने अगली बात, समानता कैसे? जैसे आपने कहा सीता अपने पिता की तरह बुद्धिमान है, सॉरी बुद्धिमती है, तो कौन सा? के तरह। वह उसके समान चलता है, कौन सा है? समानता है। वह उसके जैसा दिखता है, क्या है? समानता है। ये याद रखिएगा। तो वो तुलना नहीं। कई बच्चे कहते हैं, जैसे उदाहरण लिखा दिया कि राम अपने भाई की तरह दिखता है, तो सर ये तो तुलना होगी। अरे तुलना का मतलब क्या होता है? तुलना एक ही कंडीशन में हो सकती है, जब दो के बीच में अंतर हो। कंपेयर कब करते हैं? जब अंतर होता है। ध्यान रखिएगा, साम्यता या सादृश्य जो होता है वो अलग स्थिति में होता है और तुलनात्मक चीजें अलग होती है। तुलना जब की जाएगी जब दो के बीच अंतर। अरे भाई दोनों एक जैसे ही है, फिर तुलना किस बात की है? आप एक दुकान पे खड़े हो और एक दुकान पर मान लो साबुन खरीद रहे हो, तो साबुन का पैकेट है, आपने एक उठाया फिर वो दूसरा उठाया, दोनों एक जैसे ही है। अब आपने पूछा इसमें से अंतर क्या है? दुकान वाला कहा एक ही तो है, इसमें अंतर क्या है? समान है। मतलब क्या है? करण कारक है। और दो के बीच डिफरेंस बताया जाए तो वो क्या होता है? करण कारक होता है, सॉरी अपादान होता है। ध्यान रखिएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो करण में मोटी मोटी चार बातें याद रखना है। किसी भी संकेत से पहचान बताते हो, करण कारक होगा। यदि अंग विकलांगता हो तो आपके करण कारक होगा। यदि वाक्य में सात का भाव हो तो करण कारक होगा, और यदि वाक्य में समानता का भाव हो तो करण कारक होगा। अब एक बात सुनना, यहां से मैं अंतिम कथन से आपके उदाहरण शुरू करता हूं। और एक सवाल है, बिल्कुल खोपड़ा खोल लेना, इसमें एक नया सवाल आपके लिए बन के आएगा। जैसे सुनना, सीता अपने सॉरी अपने भाई की तरह सुंदर है। बोलो तुलना समानता। अब अगर यह वाक्य दे और आपसे पूछे कि इसमें विशेषण की कौन सी अवस्था बताओ, उत्तरा होगी तो फिर तुलना होगी। कौन सी अवस्था है? अरे भाई हम सीता को फाइनली क्या बता रहे हैं? मूल अवस्था है। अब बच्चा इसको, अभी तो क्या इसको सीधा पढ़ रहे हैं, अपन कारक में पढ़ रहे हैं, फिर उसकी तरफ ले गया हूं। इसको तुम लोग किसी पढ़े लिखे बच्चे के सामने सीधा लिख के कहना बता इसमें अवस्था, उसके दिमाग में फिक्स है, दो आदमी आते ही उत्तरावस्था है, वो तुरंत इसको तुलना में डाल देगा। तुलना नहीं है, ये इसके जैसे है। तो ये केवल और केवल हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? सीता की सुंदरता की। तो कौन सी अवस्था है? मूलावस्था है। लेकिन अपने दिमाग में साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये है कि सीता और भाई दो आगे, दो आते ही हम लोग किस में डाल देते इसको? उत्तरावस्था में। तो ऐसा ना करें, मामला गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। अब जरूरी नहीं कि कारक में कारक की पढ़े, और भी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। दूसरा देखिएगा, वह जटाओं से साधु लग रहा है। वे कपड़ों से वकील लग रहे थे। और मोहन भाई के साथ विद्यालय जाता है। हाँ, अब देखो, अगर अच्छा एग्जाम हो और एक अच्छा कथन बनाए तो ऐसे बनता है
कि बारिश के साथ ओले भी गिरे। बारिश के साथ ओले भी गिरे, कौन सा कारक है? कर्ण कारक है। किसका भाव है? सात का भाव है। बस बारिश के साथ ओले भी गिरे। अब एक बात और सुनो, सिर मुंडाते ही ओले गिरना, सुनना अच्छे से, सिर मुंडाते ही ओले गिरना, या यूं कहे कि राम ने जैसे ही सिर मुंडाया ओले गिर पड़े। अब आपसे पूछ रहे इसमें कारक कौन सा है? कर्ण नहीं होगा। जब भी लोकोक्ति आएगी तब हमेशा संबंध कारक होगा। ये लिखाऊंगा आगे, जब भी कोई लोकोक्ति का प्रयोग हो जाएगा तब हमेशा क्या होगा? संबंध की स्थिति बनेगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, ये याद रखना है। तो इन छोटी छोटी चीजों को अच्छे से लेकर के याद करना है। वापस चलते हैं, जहां से शुरू किया वहां से सुनो अच्छे से। कर्ता के साथ ने का प्रयोग किस में होता है? भूतकाल में, और अपूर्ण भूत में नहीं है। कर्ता के साथ ने आ सकता है, बोलना बिल्कुल आ सकता है। विभक्ति के बिना आ सकता है, बोलना बिल्कुल आ सकता है। कर्ता के साथ से के द्वारा आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। कर्ता के साथ को आ सकता है, बोलना हाँ आ सकता है। उसके बाद में कर्म में क्या है? दोनों और, चारों और, की और। उसके बाद में इसका ध्यान रखना, वार तिथि का एक सामान्य प्रयोग होना चाहिए। मैं बार बार समय की तरफ क्यों ले जा रहा हूं? क्योंकि इसकी 3 स्थिति पढ़ेंगे हम लोग। तो सामान्य स्थिति यह है कि बच्चा फंसेगा, तो ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए। बाकी ये आपको अच्छे से याद रखना, संकेत है, विकलांगता है, सात का भाव है, समानता। अगर सात की जगह वो अलग हो जाए तो अपादान है, समानता की जगह तुलना हो जाए तो वो अपादान है, ये याद रखिएगा। तो उतारो जहां छोड़ा वहां से। पेपर कम से कम 2010 भर्ती तक का तो रखो अपने पास में ना। 10 में हुई थी, उसके बाद एक और हुई थी, फिर डायरेक्ट 18 में हुई थी। और दिव्यांग और विकलांग में कोई अंतर नहीं होता है। दिव्यांग शब्द माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, जो एक पॉजिटिव शब्द है ना, जिससे एक हीन भावना नहीं पैदा हो, बस, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ,
उतार लिया? उतार रहे हो? नहीं नहीं कोई नहीं, उतार रहे हो कुछ बच्चे, उतारो। रुक जाओ, है ना, पत्र लिखता अभी आ जाएगा, पहले संप्रदान आने दो, फिर वापस आपको एक बार कर्म में ले जाऊंगा। हो गया? उतारो। सात का भाव होगा वह हमेशा ही करण होगा, ध्यान रखिएगा। पहले या बाद की स्थिति की वजह से है। हो गया? उतार रहे हो? उतारो उतारो। बातें नहीं हुई। आगे बढ़े। उतारो। अरे चर्चा नहीं, उतार लो अच्छे से।
हो गया। उतारो करण। अच्छा उतार रहे हो, बोलो तब पता चले। वापस तो नहीं उतारा? हो गया। उतारो एक बार। अभी संप्रदान आने दो, ये दान वान की चीजें मैं लिखा दूंगा तब क्लियर हो जाएगा। अगर पढ़ा रखा तो मैं क्रिया में पहले से, है ना। फिर भी अभी संप्रदान पढ़ो एक बार। हो गया अभी? चलो उतार रहे हो, उतारो। बातें नहीं, उतार लिया। चलो उदाहरण उतारो फिर आगे बढ़ते हैं।
और इसमें लिखा दिया कार प्रत्यय नहीं है, करने वाले के अर्थ में है। पत्रकार, कुंभकार, स्वर्णकार नहीं है प्रत्यय में। जब स्वतंत्र प्रत्यय में आएंगे तो इनमें स्वतंत्र प्रत्यय स्वीकार नहीं किया जाता। इसका कारण भी बता देता हूं आपको। हालांकि इसमें कार जैसे स्वर्णकार, सोने का कार्य करने वाला, तो कार प्रत्यय है, लेकिन इसको जब भी स्वतंत्र शब्द को अलग करते हैं तो इसमें स्वतंत्र प्रत्यय स्वीकार ही नहीं करते हैं। जैसे स्वर्णकार है, कुंभकार है, इनमें इसमें क्या होता है, इसका कारण क्या है, क्योंकि कार यहां पर जो आता है वो करने वाले के अर्थ में आ जाता है, बस इसीलिए। बाकी है इस बहुत सारी ऑथेंटिक किताबों में लिखा हुआ है कि है प्रत्यय, लेकिन मूल स्वतंत्र में वो खुद किताब ही लिख के देती है कि इसमें प्रत्यय नहीं माने जब कंपेयर करेंगे तो। उतार लिया? हाँ भाई, अब देखो कहानी आपके संप्रदान की। सुनिएगा। संप्रदान क्या क्या बातें आपसे साझा करता है अपने संदर्भ में। नंबर 1, यदि वाक्य में किसी वस्तु का स्थायी दान हो, यह तुम्हें पहले से पता है। कहां पर लिखा रखा है? क्रिया में। अगर कोई वस्तु परमानेंट किसी को दे दी जाए, वहां हमेशा संप्रदान होगा। क्यों होगा संप्रदान, वो भी वापस सुन लेना। क्योंकि अगर कोई वस्तु उसको दी गई है तो वो उसके लिए ही है, और उसके लिए ये तो अपने को पता है कि इसका कारक चिन्ह क्या होता है, के लिए होता है। और इसका कारक चिन्ह कौन सा माना जाता है? को माना जाता है, याद रखिएगा। तो यदि वाक्य में किसी वस्तु का स्थायी दान हो, यदि वाक्य में क्या हो, किसी वस्तु का स्थायी दान हो, तब हमेशा ही कौन सा होगा? संप्रदान होगा। दूसरी बात सुने, वाक्य में किसी रुचि का भाव हो, रुचि बोले तो पसंद, रुचि का भाव हो तो संप्रदान होगा। रुचि मन पसंद और नापसंद से होता है। जैसे मान लो आपने एक वाक्य लिखा कि बच्चे को लड्डू पसंद है, इसका मतलब बालक की क्या है? रुचि है। जैसे आपने लिखा कि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, इसका मतलब पढ़ने में आपकी क्या है? रुचि है। तो जो आपकी पसंद और नापसंद दिखाई जाती है वो हमेशा कौन सा कारक होता है? संप्रदान होता है। ध्यान रखिएगा, चाहे वो वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो। आपने कहा मुझे जोधपुर पसंद है, मुझे जयपुर अच्छा लगता है, मुझे बाड़मेर अच्छा लगता है, मुझे गांव अच्छा लगता है, तो वो अपनी पसंद है, वो अपनी पसंद है, अपनी रुचि है। और उस अर्थ में आपके हमेशा ही कौन सा होगा? संप्रदान कारक होगा, ये याद रखिएगा। तीसरी बात, यदि आदर, सम्मान, कल्याण, अभिवादन, आदि का भाव हो तो संप्रदान होगा। आदि का भाव हो तो संप्रदान होगा। आदर सम्मान का तात्पर्य किससे? आप अगर किसी को अदब से बात करते हो, किसी से अदब बोले तो इज्जत के साथ में बात करते हो, तो वो अपने आप में क्या होगा? हमेशा संप्रदान होगा। ध्यान रखिएगा। किसी के कल्याण की भावना रखते हो, जैसे आपने वाक्य लिख दिया, किसी को कथन बोल दिया। जैसे मान लो कोई एग्जाम के लिए जा रहा है, आपने उसको
गुड विशेष दी, वो जो मंगल कामना है वो हमेशा किस में आती है? संप्रदान में। मान लो कोई आपका मित्र अस्वस्थ है और आपने कहा कि मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं, वो किसके अंतर्गत है? संप्रदान में। क्यों आती है वो सुनिएगा। अगर आप किसी को आदर दे रहे हो, वो किसके लिए? उसके लिए। ऐसा तो है नहीं उसको आदर दे के वापस चादर फैला दोगे आगे कि वापस दे। भाई किसी को इज्जत सम्मान दे दिया, वो उसके पास हमेशा के लिए चला गया, इसलिए वो संप्रदान है। किसी के कल्याण की भावना कही, आपने कहा कि आपकी यात्रा मंगल में हो, आपका दिन शुभ हो, तो इसमें एक बार कह दिया, ऐसा थोड़ी कि वापस दे दे मेरे को। वो कामना है, वो भाव है, वो भाव एक बार निःसृत हो चुका है, ध्यान रखिएगा। अभिवादन, अभिवादन का मतलब होता है किसी को नमस्ते करते हो, प्रणाम करते हो किसी को। जैसे आपने कहा माता जी को प्रणाम, वो प्रणाम किसके लिए है? माता जी के लिए है, ध्यान रखिएगा। आपने किसी को नमस्ते किया, गुरु जी को नमस्ते, वो नमस्ते किसके लिए? ऐसा थोड़ी है कि लोगों के सामने नमस्ते किया फिर वापस अकेले बैठे बोला ला नमस्ते वापस ला, ऐसा थोड़ी होता है। भाई जो चीज भावात्मक है वो भाव दिए जा चुके हैं। इसीलिए तो आप लोगों ने बचपन में हम लोग कथन पढ़ते हैं कि मतलब एक लोकोक्ति जो बड़ी प्रसिद्ध है कि मुख से निकला हुआ शब्द और कमान से निकला हुआ तीर वापस लौट के नहीं आता है। हालांकि तीर तो वापस आ जाते हैं, कई बार आजकल की मूवी में आ जाते हैं, पहले ऐसे चला है फिर ऐसे लेके ऐसे ऐसे मार देते हैं, वो अलग मुद्दा है। लेकिन एक बात जो मुख से निकल चुकी है वो हमेशा के लिए उसके लिए चली गई, और जब उसके लिए चली गई तो हम बात भी किसकी कर रहे हैं? के लिए की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, ये सीधा कथन पढ़ते तब दिक्कत पैदा करती है। आपको लगता है यार ऐसा क्यों है कि आदर सम्मान कल्याण इसमें आता है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा जो है प्रैक्टिकल लेके सोचिएगा कि आप किसी का आदर करते हो, सम्मान करते हो, अभिवादन करते हो, प्रणाम करते हो, नमस्ते करते हो, क्या वापस लेते हैं क्या उससे? हम नहीं लेते। अब यहां से एक लॉजिक और आता बच्चों का कि सर जब हम किसी को नमस्कार करते हैं, हम किसी को नमस्कार करते हैं, वो वापस कर दे तो क्या करें? फिर कौन सा कारक होगा? वही संप्रदान नहीं होगा। वो अगला नमस्कार किसके लिए कर रहा है? हमारे लिए कर रहा है। और एक ऐसा कभी सवाल आ जाए तो मेरे पास लेके आ जाना तुम कि राम ने ऐसे कहा जैसे माता जी को प्रणाम, और वापस एक उसी वाक्य में लिख दिया माता जी ने कहा हाँ बेटा प्रणाम। ऐसा आज तक सवाल ही नहीं बना, ग्रामर की किसी किताब में ही नहीं लिखा हुआ है। ये अपनी एक उपज होती है दिमाग की, तो इसको थोड़ा सा जो है इतना वाइड नहीं ले जाना, सीमित रख के अच्छे से लेके देखना है, सुनना अच्छे से। संप्रदान की बात कर रहा हूं, के लिए को। यदि वाक्य में किसी वस्तु का स्थायी दान, नंबर 1। वाक्य में किसी रुचि का भाव हो, संप्रदान। यदि आदर सम्मान कल्याण अभिवादन, अभिवादन के अंदर ध्यान रखिएगा आपके नमस्ते आ सकता है, आपके जो है किसी को प्रणाम करने की स्थिति आ सकती। प्रणाम नमस्ते में फर्क होता है, यह भी ध्यान रखना है। प्रणाम हमेशा से जिसके प्रति श्रद्धा का भाव हो उसको प्रणाम करते, श्रद्धा मन आदर सम्मान। और नमस्ते अपन किसी को भी कर सकते, जैसे एक शहरी कल्चर देखा था जब नए नए आए थे, अब तो ये चीजें बंद हो गई है, बंद कर भी दी, लेकिन आज भी जब नया कोई बच्चा आता है तो ये करता है। नए नए आए थे तब गली के अंदर कोई भी अगर बुजुर्ग आते जाते हमें मिलता था तो हम लोग उसको नमस्ते करते थे, राम राम नहीं करते थे। क्यों? थोड़ा ऐसे था कि हम लोग तुरंत शहरीकरण में ढल जाएं। कोई मिलते जानते इसका नाम क्या है तो सीधा नमस्ते, नमस्ते अंकल, नमस्ते। तो हमें ऐसे लगता था ये मतलब ये सोचेंगे देखो कितने अच्छे लड़के हैं, हमें आते जाते नमस्ते करते हैं। तो एक वो था, तो हम जानते नहीं तो भी नमस्ते। प्रणाम नहीं कर सकते किसी को, क्यों? प्रणाम एक मन का सकारात्मक भाव है, हर किसी को कर ही नहीं सकते। आप देखो अपने स्कूल के अंदर कितने सारे टीचर आते थे पढ़ाने के लिए, भाई अपनी तरफ से सब अच्छा पढ़ाते थे, लेकिन एक अगाध जो प्रेम होता था ना वो किसी एक टीचर के प्रति अपने मन में रहता था कि उस आदमी को स्कूल में कहीं घूमते देखते एक बार ऐसे मन खुश हो जाता, चलो वो आदमी खड़ा है। और एक टीचर ऐसा होता था जैसे लगता था कि राहु केतु दोनों मिले तब ये पैदा हुआ है, मतलब इतना यूं लगता है क्यों आता है स्कूल के अंदर। हाँ देखो सब्जेक्ट का कोई मुद्दा नहीं है। जैसे मैंने आपको कई बार मेरे इतिहास के गुरुजी की बात की, वो सबसे ज्यादा कूटते थे पर उनका स्कूल में होना बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि वो पढ़ाते सबसे अच्छा वही थे। तो एक वो पॉजिटिव एनर्जी आती है उनको देख करके, हाँ चलो है, तो वो वाली चीज है। तो ये ध्यान रखिएगा, वो प्रणाम हर किसी को नहीं कर सकता आप, एक आदर का भाव हर किसी के लिए नहीं। आजकल के बच्चे प्रणाम तो वैसे भूल चुके हैं, दूर से ही करते हैं। सर मतलब आप दो नहीं दो मैं ले लूं सीधा यहां से यहीं से, और सर तो खुद डरते हैं बेचारे, बस हो गया अपने यहीं से दूर से। हाँ नहीं, कई कई सोशल मीडिया ने
अच्छा किया है, लेकिन उससे कई ज्यादा बच्चों को बिगाड़ा भी है। अरे एक अपने स्कूल जाते थे ना, लगभग 99% बच्चे रोज गुरुजी को झुक के प्रणाम करते थे। आज नहीं करते, मरे ही नहीं करते। आज बच्चे दूसरी तीसरी क्लास के अंदर, बच्चे क्लास के अंदर खड़े होकर के जब टीचर्स आते हैं देखते हैं कई बार, तो मजाक कर लेते हैं। और अपने क्लास में जब मास्टर आता था, मजाक कर ले के, मजाक है क्या, मजाक कर ले। मास्टर की परिभाषा खत्म है। आज कोई मान लो आपके गांव में, आपके घर के आसपास में कोई बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, उसका स्कूल का टीचर आ गया, बच्चा दुखी होगा क्या? उसको लगेगा एक फील्डर आ गया। और एक जब हम खेलते थे स्कूल से आकर के, तो मैच वहीं रद्द हो जाता था तुरंत। जो झाड़ी है पास में तो घुस गया, कांटे हैं तो बाद में निकाल लेंगे, मैच वहीं ड्रॉ हो जाता था। तो एक होता था। अब आओ, तो ये जो चीज दे रहे हैं ना, आदर सम्मान का, वो उसको दे रहे हैं, ध्यान रखें। तो वाक्य में किसी वस्तु का स्थायी दान हो, तो राजा भिखारी को फिर क्या दे रहा है? कंबल दे रहा है। अब एक बात सुन लो, एक वाक्य हो, क्या और किसको क्या, दो सवाल सिखाए थे। दोनों के उत्तर किसी स्थिति में मिल जाए संप्रदान कारक होगा, एक का उत्तर मिलेगा कर्म कारक होगा। वापस सुन लो, वाक्य में क्या और किसको का सवाल करोगे, लिखाऊंगा कथन वैसे, क्या और किसको, इन दोनों के उत्तर मिलेंगे तो हमेशा ही कौन सा होगा? संप्रदान, चाहे स्थिति कैसी भी बने। और एक का उत्तर मिलेगा तो कौन सा होगा? कर्म कारक। जैसे में आपने लिखा वह खाना खाता है, वह खाना खाता, कोई कारक चिन्ह आया क्या? नहीं आया। अब पूछो क्या खाता है? खाना। कौन सा कारक है? कर्म कारक है। ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें कुछ भी नहीं उलझना है, ये याद रखिएगा। सीधी सी बात है, वाक्य में कर्म आया है तो कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा। ये खैर मैं अभी कथन लिखा दूंगा इसके साथ में। दूसरी बात सुनिएगा, तो स्थायी दान हो गया, ये ध्यान रखिएगा। अगली बात, अगला कथन आपने लिखा रुचि का अभाव है। जैसे आपने लिखा बालक को लड्डू पसंद है, लड्डू ही पसंद है। अरे बच्चा जीमने के अलावा कुछ नहीं मांगता। और बता दूं मैं, कितना ही मॉडरेट जमाना आ जाए, आज भी छोटा बच्चा खाने के लिए कुछ भी कर सकता है। क्यों? मूल प्रवृत्ति। अरे बच्चा जो है ना, कुछ भी नहीं खाता, दूध पीता, उसको भी तुम कोई वस्तु हाथ में दे दो, सबसे पहले मुंह में डालेगा। ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, 100% वो मुंह में डालता है। एक अपने पाठ था हिंदी के अंदर, मेरे तो नहीं था, बाद में जब मैं पढ़ा था तब मैंने पढ़ा था उसको, बालक बच गया। क्या था? बालक बच गया। हाँ, ये दान वाला है ना, मैं आपको मैंने लिखाया था, लेकिन इसको मैं एक बार वापस एडिट करवाऊंगा, वो प्रत्यय वाला भी थोड़ा याद दिला देना। क्योंकि मैंने आपको एक शब्द लिखाया था रक्तदान, जहां पर 2009 के अंदर प्रत्यय माना था, लेकिन बाद में इसमें नहीं माना, उसका स्पष्टीकरण मैं लिखा दूंगा। खैर इसको रहने दो भी, है ना। अब सुनो, उस बालक बच गया में वो पाठ में साफ तौर पर बताया जाता है कि बालक को तुम कितना ही समझा दो, कुछ भी कर लो, लास्ट में बालक कहां आकर के मरता है? खाने पर। स्कूल में फंक्शन था एक, याद आ रहा है? एचएम का लड़का था और स्कूल में मंत्री जी चीफ गेस्ट थे। तो एचएम का लड़का, जैसे मास्टर का बच्चा आता ना स्कूल, तो एक मतलब छोटे बच्चों में अलग ही, आज भी होता है कि मैडम का बच्चा है तो बच्चे बेचारे लेके घूमते हैं उसको पूरे दिन। अब चाहे उसके नाक चाहे बह रही है, कोई समस्या नहीं है, मतलब मैडम का बच्चा तो ऐसे अलग ही होता माहौल। तो एचएम का बच्चा था, स्कूल आए, फंक्शन शुरू हुआ, तो उसको घर से बढ़िया से ऐसे चाबी भर के लेके गए थे एचएम सर। क्यों? मंत्री जी आने वाले थे। बोला बेटा तुझे पूछेंगे नाम, तो ऐसे पूरा नाम बताना, फलाना प्रसाद शर्मा। तो ठीक है। पापा का नाम पूछे तो श्रीमान लगा के बताना। फिर तुझे पूछे कि बड़ा होकर के कौन सी नौकरी लेगा, तो मना कर देना कि नौकरी नहीं लूंगा, समाज सेवा करूंगा। ये तो चाबी भर दी। गुरुजी लास्ट में एक कील ठोकना भूल गए। अब वहां गए, नेताजी आए। नेताजी को भी कोई लाड प्यार नहीं होता उनको। अपन भी ऐसे कई बार फॉर्मली फंस जाते हैं, कहीं जाते हैं किसी घर के बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, अरे बच्चा क्या कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, अपने कोई मतलब नहीं, अपना काम हो जाए, धूड़ इस बच्चे के पीछे, अपने क्या लेना देना उस बच्चे, जानते ही नहीं तो फालतू क्या बच्चा क्या कर रहा है। ये एक फॉर्मली चीजें होती, सब करते हैं। अब नेताजी आए, बिठाया पास में,
बोले बेटा प्रणाम करो, बेटे ने प्रणाम किया। बोले बेटा नाम क्या? फलाना प्रसाद शर्मा। नाम बता दिया, पिता का नाम। बोला बड़ा होके क्या बनेगा? बोला मैं समाज सेवा करूंगा। बोला पापा की तरह मास्टर बनेगा? नहीं, समाज सेवा करूंगा। नेताजी का शाबाश, फंक्शन था, सांस्कृतिक प्रोग्राम था, वार्षिक उत्सव चल रहा था, तो शाबाश बच्चा, तेरे को बता बेटा तेरे को क्या इनाम चाहिए? बच्चे ने कहा वो लड्डू चाहिए, बाकी कुछ नहीं। उसको उसने देखा आधे घंटे से तो सब जीम रहे हैं, वो बेचारा वहां फंसा हुआ बैठा, उसको लगा ये खत्म हो जाएंगे। बोला लड्डू चाहिए, बाकी गोली मारो समाज सेवा को। हाँ, तो ये लड्डू पसंद है, ये ध्यान रखिएगा। ये बच्चे को आज भी लड्डू ही पसंद है। और देखो, आदर सम्मान कल्याण अभिवादन आदि का भाव, सुने अच्छे से। आपकी यात्रा मंगलमय हो। हाँ, और देखिएगा अभिवादन या सम्मान, जैसे आपने लिखा माता जी को प्रणाम, ये ध्यान रखिएगा संप्रदान का है। एक बार आप प्रत्यय वापस खोलिएगा, ये आया हुआ है बालक की जिज्ञासा, ये लिखाना उसी दिन था लेकिन भूलवश रह गया। हाँ, और वहां पर लिखा हुआ है प्रत्यय में आपको दान प्रत्यय लिखाया था शायद। लिखा हुआ है रक्तदान की जगह रक्त को काट के इत्र कर दो। और एक चीज सिखाता हूं वो सुन लो, जो आरपीसी के स्पष्टीकरण में था उसको सुन लो। हाँ बेटा मिल जाएगा तेरे को 5-7 दिन में। नहीं लिखा तूने? अच्छा लिखा ही नहीं, छोड़। विदेशी प्रत्ययों में लिखाया था, हाँ, उसकी जगह कर दो इत्र दान। कर दिया? अब सुनो 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 अच्छे से। हाँ, अब सुन लो मेरी बात बढ़िया से लेकर के। हाँ, तीनों क्वेश्चन बिल्कुल बेटा समझा दूंगा, है ना। ये बीच विशेषण उपवाक्य बेटा अभी वाक्य आए नहीं, प्लीज आप रुक जाओ। हाँ, इत्र दान कर लो। अब सुनो, देखो आपको एक तो लिखाया हुआ इत्र दान, ठीक है। एक क्या लिखाया था? एक क्या लिखाया था? कलम दान। कलम दान लिखा है। अब सुनो, दान बहुत सारी जगह जुड़ सकता है, दान बहुत सारी जगह जुड़ सकता है। सुनना, अगर दान का अर्थ देना हो, ये मेरा स्पष्टीकरण नहीं है, ये हिंदी का स्पष्टीकरण है जो पहले इसमें विवादित था, फिर इसको स्पष्ट इन्होंने लिख के दिया था कि दान का अर्थ यदि देना होता है तो उसको कभी भी प्रत्यय स्वीकार नहीं किया जाएगा। पीक दान में कुछ दे रहे हो क्या? कलम दान में कुछ दे रहे हो क्या? इत्र दान में कुछ दे रहे हो क्या? अब सुनो, इत्र दान होता क्या है? अरे जिसमें इत्र रखा जाता है, हाँ, वो होता है इत्र दान। पीक दान का मतलब होता है जो पान इत्यादि खाते हैं, सिगरेट इत्यादि पीते हैं, जो पास में वो रखते हैं, उसको कहते हैं पीक दान। कभी मूवीज वगैरह में से कोई है ना भाई भाई का सीन देखो उसको, तो उसके पास वो पीक दान लेके ही खड़ा रहता है पास में, वो जब भी मूड होता थूक देता है उसके अंदर, वो पीक दान होता है। कलम दान, कलम रखी जाती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन रक्त दान, रक्त दिया जा रहा है, वागदान दिया जा रहा है, जीवन दान दिया जा रहा है, कन्यादान दिया जा रहा है, तो उसमें दान प्रत्यय नहीं है, ये याद रखिएगा। ये लिख लो, यहां पर हल्का सा जगह होगी आपके पास में, नहीं हो तो कहीं अटका लो, कोई जरूरी नहीं वहीं अटकाओ। लिखो, यदि दान शब्द का अर्थ, यदि दान शब्द का अर्थ देना हो, दान शब्द का अर्थ, दान शब्द का अर्थ देना हो, तो वहां प्रत्यय नहीं होगा, वहां प्रत्यय नहीं होगा। बाकी कुछ भी अर्थ निकल सकता है, लेकिन देना अर्थ नहीं निकलना चाहिए, ये याद रखना है, ठीक है। अब आ जाओ इधर, वापस सुनो। यदि वाक्य में किसी वस्तु का स्थायी दान हो गया क्लियर?
वाक्य में किसी रुचि का भाव हो तो कौन सा, संप्रदान। उसके बाद में आदर सम्मान का भाव, अभिवादन। अब यहां पर संप्रदान हेडिंग डाल के पहले मैं जो बोल रहा हूं वो कथन लिखो, फिर ये उतारेंगे। लिखिएगा, अरे बातें नहीं, हाँ लिखिएगा, यदि क्या और किसको का प्रश्न करने पर, यदि क्या और किसको का प्रश्न करने पर प्रश्न करने पर किसी एक का उत्तर मिले, कोष्टक में लिख देना क्या, मोस्टली क्या का उत्तर, किसी एक का उत्तर मिले उत्तर मिले तो कर्म कारक होगा, तो कर्म कारक होगा, तथा दोनों का उत्तर मिले तो संप्रदान होगा, तो संप्रदान होगा। अब लिखिएगा नंबर 1 कथन, यहां से यथारूप उतारिएगा। पूजा के लिए या निमित्त एक ही होता है, संप्रदान है। पालन में अन्न प्रत्यय बेटा, निमित्त का मतलब ही के लिए होता है। अपन कई बार लिखते हैं ना, ये गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा किया गया, तो के लिए होता है।
बेटा इसका नियम लिखा दिया है ना, पुलिस ने चोर को दंड दिया, तो आप पिपुड़ी मत बजाओ एक चीज की, लिखा दिया आपको इससे पहले कथन, वो सारी चीजें काम किया करें। उतार ले भाई। हाँ देखो ऐसा नहीं है, सुनो आराम से, प्रणाम ऐसे छोटे को तो कर ही नहीं सकते। मैंने ये कहा कि आदरार्थ किया जाता है, और हर किसी बड़े के प्रति आदर हो कोई अनिवार्य है क्या? नहीं है। हाँ बड़े के प्रति होता है प्रणाम, प्रणाम छोटे को कर ही नहीं सकते ना, कभी करके ट्राई करना, भावात्मक स्थिति आएगी ही नहीं। उल्टी गंगा कभी नहीं बहती, ध्यान रखना है। श्रद्धा का अर्थ कभी भी पूछे कि वास्तव में श्रद्धा है क्या, श्रद्धा और भक्ति दो अलग अलग स्थितियां हैं, इसको हम लोग एक ही मानते हैं। सुनो अच्छे से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक निबंध आता है, श्रद्धा भक्ति लोभ प्रीति उत्साह, ये एक ही किताब के अंदर संग्रहित निबंध है। इसमें श्रद्धा और भक्ति नाम से दो निबंध आते हैं, जिसमें प्रेम को भी डिफाइन किया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर दान की भी बड़ी सुंदर परिभाषा दी गई है। दान के बारे में भी इन्होंने यहां लिखा है कि दान वो नहीं होता है कि तुम्हारे पास अरबों रुपए और उसमें से तुम 2-3 करोड़ दे देते हो। दान वो है तुम्हारे पास 10 रुपए और तुमने 8 रुपए दान कर दिए, अब तुम्हें उन 8 रुपयों की जरूरत महसूस हो रही है, सच्चा दान वो है। आपके पास एक ही पेन है और वही पेन किसी जरूरतमंद को दे दिया, अब तुम्हें लग रहा है यार मेरे पास पेन की कमी है। अगर दान देने के बाद उस वस्तु की कमी खले तो है दान, बाकी दान नहीं है। तुम्हारे पास भार था उसको तुमने हल्का किया, दान जैसा कुछ नहीं है। दान की सच्ची परिभाषा। और श्रद्धा और भक्ति के बीच में इन्होंने बिल्कुल सूक्ष्म अंतर बताया। इन्होंने कहा श्रद्धेय जो होता वो जीवित हो सकता है, भक्ति जीवित के प्रति करना गलत है। इसीलिए तो भक्ति भाव जो होता है ना वो एक अलग स्थिति में होता है। श्रद्धा का मतलब कभी भी देवीय शक्ति नहीं है। श्रद्धा तुम्हारे किसी के प्रति उत्पन्न हो सकती है, किसी के अच्छे कृत्य देखे आपने, आप उसका मान सम्मान करते हो, आपके मन में उनके लिए बहुत अगाध आदर है। वो आदर किसकी वजह से? वो है क्या? वो श्रद्धा है, वो तुम्हारे लिए श्रद्धेय है। भक्ति भगवत भक्ति, ऐसे ही थोड़ी बोलते हैं भगवत भक्ति, तो ये मृत्यु उपरांत होती है, ये याद रखिएगा। लेकिन आजकल जिंदा पीर पूजे जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए तो अभी काल कौन सा चल रहा है? कली काल चल रहा है। हाँ कलयुग लिखाया था, कलियुग किसका युग? हाँ कलय का युग। समास में लिखाया था, तुम्हें याद नहीं है। हाँ अब इसके बाद जो युग आएगा वो दैण युग आएगा। दैण बोले तो खत्म है अपन। अब आ जाऊं अपादान। अब आ गया बेटा तो उसका तो इलाज है नहीं, कारक पढ़ ले है? हो गया, उसको रोना नहीं है। बीत गया विसार दे आगे की सुध लेत। सुनो अच्छे से, अपादान कारक। अपादान में मैंने आपको कुछ बातें तो कल लिखाई थी, ठीक है? कौन सी? जहां अलगाव हो, अलग होना, शर्म लज्जा, उद्गम उद्भव, सीखना, ये ध्यान रखिए। तो कुछ बातें हैं वो मैं अतिरिक्त भी लिखाऊंगा, पर तुम बैठे रहोगे, आपके लिए कोई सूचना है, इस वजह से अपन ब्रेक के बाद मिलेंगे, तुम यहीं बैठे रहो, है ना?